जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जी का जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट बिहार एसएससी का सेट 4 देखेंगे और इसमें 75 प्रश्न हैं। इनको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया गया यहाँ पे कि अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा इनमें किसके द्वारा होने वाले वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो कार्टाजेना का संबंध जैव सुरक्षा समझौते से है। जैव सुरक्षा समझौते से है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियों की संख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ये 8.6% है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो यहाँ पे दिया गया है नागरहोर जो कि कर्नाटक में, ये गलत है। पेरियार जो कि केरल में, ये भी गलत है। रणथंभौर जो कि राजस्थान में है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे नागखाइलेम अभयारण्य जो कि मेघालय में है, यही सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे हीराकुंड बांध जो कि महानदी पे, ये बिल्कुल सही है। काकरापारा परियोजना जो कि ताप्ती नदी पर, ये भी सही है। पोचमपाद परियोजना जो कि गोदावरी नदी पर है, ये भी सही है। जबकि जायकावाड़ी परियोजना, ये भी गोदावरी नदी पे है, ये कृष्णा नदी पे नहीं है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। तो रूस और फिनलैंड के बीच यहाँ पे मैन रहीम रेखा है। मैन रहीम रेखा है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा मैन रहीम रेखा है। 49वीं है यूएसए और कनाडा के बीच। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय यहाँ पे स्पेन में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेन में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में स्थित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। निम्न में से कौन सा महल अकबर द्वारा निर्मित है। तो अकबर द्वारा यहाँ पे निर्मित महल कौन सा है। तो अकबर द्वारा निर्मित महल यहाँ पे जहांगीरी महल है, जो कि अकबर के द्वारा निर्माण किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे दिया गया यहाँ पे मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु ये मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा शुरू की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला दिया गया यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। तो यहाँ पे राष्ट्रवादी जो समाचार पत्र नहीं है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो कि अभी वर्तमान समय में ये चल रहा है। जबकि ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। द हिंदू, द महारंता और बंगाली, ये सब राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से संबंध में हुआ। ये रॉलेट एक्ट के विरोध में ये जालियांवाला बाग नरसंहार किया गया। आगे हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है कि किस सुल्तान ने जमीन पर फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया। तो किस सुल्तान ने जमीन की फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में निर्धारित किया था। तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ये किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। महात्मा गांधी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी? तो ये 1924 में बेलगांव, जो कि कर्नाटक में स्थित है, वहीं पे गांधी जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो विजयनगर साम्राज्य का अवशेष यहाँ पे हम्पी में मिलता है। आगे दिया गया त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये त्रिपिटक यहाँ पे बौद्धों का एक धार्मिक पुस्तक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 18 नंबर प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका उल्लेख किया गया है आपका मेगास्थनी, जो कि इसकी पुस्तक थी इंडिका। इसी में मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत के किस मुगल शासक के समय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो किसके शासनकाल में? तो यहाँ पे अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे दिया गया है 20 नंबर प्रश्न, इसको देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा ये संगठित किया गया था। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो लिखित संविधान का प्रारूप सबसे पहले यहाँ पे अमेरिका में हुआ था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे प्लीज़ जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जो भी नए इस चैनल पे आए हैं वीडियो देखने के लिए, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार यहाँ पे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पहले जो कि केवल भारतीय नागरिक को जो मूल अधिकार प्राप्त है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो भारतीय नागरिक को यहाँ पे अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि इसके अलावा जितने भी है वो गैर भारतीय नागरिक और भारतीय नागरिक दोनों के लिए है। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा यहाँ पे गैर नागरिकों को उपलब्ध है। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पे ये तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे 19 में आएगा, देश में ये भी 19 में आएगा। तो यहाँ पे जो संवैधानिक निराकरण का अधिकार है ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, जो कि गैर नागरिकों को भी उपलब्ध करवाया जाता है ये अधिकार। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट भारत के जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनको प्रस्तुत करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अनुच्छेद 352 में दिया गया है, जबकि 356 में राष्ट्रपति शासन है और 360 में वित्तीय आपात के बारे में चर्चा किया गया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि
एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? यानी जो विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है उसके बाद जब दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उसके बाद जब उस पे राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है तो ये अधिनियम बन जाता है। इसको याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? यानी जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार कौन से कब जो आम चुनाव हुआ था उसमें किया गया था 18 वर्ष का? तो ये किया गया था आपका 1989 में ही इसको संशोधन किया गया था संविधान में, 61वां संविधान संशोधन। और इसके ही द्वारा यहाँ पे 1989 में ये प्रावधान किया गया था कि जो पहले 21 वर्ष की आयु में मताधिकार देने का प्रावधान था उसको चेंज करके 18 वर्ष की आयु पर ये किया गया, जो कि राजीव गांधी के जो उस समय प्रधानमंत्री थे उन्हीं के कार्यकाल के दौरान ये किया गया। और 1989 में ही जो आम चुनाव हुआ उसमें पहली बार इसका प्रयोग किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अगला प्रश्न दिया गया कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज डी ब्रोगली के द्वारा की गई। मेंडलीव के द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी में वर्ग की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के द्वारा जो आवर्त सारणी बनाई गई थी उसमें वर्ग की संख्या 9 थी जबकि आवर्त की संख्या 7 थी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग होता है। यानी मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग कैसा होता है? तो मिथाइल ऑरेंज के क्षारीय विलयन का रंग यहाँ पे पीला होता है यानी ऑप्शन ए, क्षारीय विलयन का पीला होता है। आगे हम लोग प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो यहाँ पे प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए हम लोग इसमें कार्बन की मात्रा मिलाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि स्मेल्टाइट निम्न में से किसका अयस्क है? स्मेल्टाइट किसका अयस्क है? तो ये कोबाल्ट का अयस्क है स्मेल्टाइट। उजला थोथा व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो व्हाइट विट्रियोल का रासायनिक सूत्र यहाँ पे ZnSO4N2 है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो ये शनि का सबसे कम घनत्व है। निम्न में से किस देश से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा किस देश से नहीं गुजरती है? तो विषुवत रेखा यहाँ पे अर्जेंटीना से नहीं गुजरती है, जबकि यहाँ पे इक्वाडोर, इंडोनेशिया और केन्या से ये इक्वेटर लाइन गुजरती है, जबकि अर्जेंटीना यहाँ पे विषुवत रेखा के ऊपर पड़ता है यानी कर्क रेखा के आसपास का एरिया है, यहीं से नहीं गुजरते। इसे इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे दिया गया है कि एशिया का सर्वाधिक टीन उत्पादक देश है। तो एशिया में जो सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन करता है ये कौन सा देश है? तो ये मलेशिया करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वनस्पति मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो शीतोष्ण कटिबंधीय में जो वनस्पति मिलती है उसे हम लोग मेसोफाइट के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत के पड़ोसी देश भूटान से लगा सबसे लंबा राज्य कौन है? तो भूटान से सबसे ज़्यादा लंबा राज्य कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा असम सबसे लंबा बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे अगला दिया गया सतपुरा की पहाड़ी जो मध्य प्रदेश में है इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है। तो सैडल पीक कहाँ स्थित है, यानी उत्तरी अंडमान में कि मध्य अंडमान में कि ग्रेट निकोबार में कि दक्षिणी अंडमान में। तो इसका हो जाएगा सबसे ऊंची सैडल पीक यहाँ पे उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि जोवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं। जोवाई, सुकरी और जोजारी किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये किसकी सहायक नदी है, तो ये सिंपल सा इसका हो जाएगा लूनी नदी की ये सहायक नदी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि दिया गया यहाँ पे एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं। यानी जो परावर्तक पृष्ठ के बीच में जो एक बिंदु, मध्य में जो एक बिंदु होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित करते हैं। तो किस रूप में हम लोग निरूपित करते हैं, तो यहाँ पे H बराबर होता है I² जो कि ऑप्शन बी सही है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसके बारे में दिया गया है यहाँ पे। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए, बर्फ का पिघलना, ये तो भौतिक राशि है, भौतिक परिवर्तन है, तो ये नहीं होगा। मक्खन का खट्टा होना, ये है रासायनिक अभिक्रिया, इसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यही रासायनिक अभिक्रिया है, जबकि ये सब भौतिक अभिक्रिया है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है। तो यांत्रिक ऊर्जा यहाँ पे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। कौन सा घोल विद्युत का चालक नहीं है। तो यहाँ पे जो विद्युत का चालक नहीं है उसमें हो जाएगा इसका, जो कि यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल, ये तो अम्लीय होता है, तो ये विद्युत का चालन करेगा। एस्टिक अम्ल भी अम्लीय होता है, ये भी करेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अम्लीय होता है, ये भी करेगा। जबकि ग्लूकोज का घोल ये अम्लीय नहीं होता है, ना ही उदासीन, ये सिर्फ उदासीन होता है, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करता है ग्लूकोज घोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है। यानी जो सघन यानी डेंसर से रेयर में जब आती है तो ये अभिलंब से दूर भागती है और इसकी गति बढ़ जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, सेल या बैटरी इसका मदद करता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि किसी वस्तु का विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है। तो किसी वस्तु का विस्थापन या तो धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, ये सभी हो सकता है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। जबकि दूरी सिर्फ धनात्मक हो सकती है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों को संरक्षित अवशेष या चिन्हों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। पैलिएंटोलॉजी में हम लोग जीवाश्म या जो हजारों वर्ष या लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधे थे उनका जो हम लोग जीवाश्म जो निकालते हैं, उसका अध्ययन जो करते हैं, उसी को हम लोग पैलिएंटोलॉजी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है। यानी ऑस्टियोपोरोसिस ये हड्डी से संबंधित है।
मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सबसे सरल इलाज क्या है? तो मानव में जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए जो सबसे सरल इलाज है उसे हम लोग एंटीबायोटिक्स कहते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन में नए जीव अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जो होते हैं ना माता और पिता के समान ही होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन में जो कि सबसे विविधता इसी में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा लैंगिक प्रजनन। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अलैंगिक प्रजनन में ये होता है। माता पिता के समान ही जो वंश होते हैं या नए जीव होते हैं उनका स्वभाव या सेम होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है, यानी पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है? तो इसका हो जाएगा सिंपल सा, इसका आंसर हो जाएगा आपका निम्नलिखित कौन माने बढ़ते भ्रूण यानी जो भ्रूण होता है उसको विकास के लिए कौन सा पोषक तत्व यहाँ पे काम करता है? तो इसका हो जाएगा एंडोस्पर्म काम करता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किस कारण बढ़ता है? तो इसका हो जाएगा सिंपल सा आंसर लेटरल मेरिस्मेटिक उत्तक के कारण ये बढ़ता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है उत्तक के बारे में। उत्तक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तक के संबंध में हम लोग बताना है कि कौन सा सही है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि कोशिकाओं में उत्तक एवं उत्तकों के अंग का निर्माण होता है, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तक शब्द का प्रयोग विंचट के द्वारा किया गया है, जो कि ये भी सही है। अब वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है वो उत्तक कहलाती है, जो कि ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1 2 3 तीनों सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो यहाँ पे जमने से जो रोकता है उसे हम लोग हिपैरिन कहते हैं, और जो जमने में मदद करता है उसे हम लोग फाइब्रिनोजन हार्मोन कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले खेतों में पाए जाते हैं? तो नील हरित शैवाल कौन से फसल खेतों वाले पाए जाते हैं? तो ये धान यानी धान के खेतों में ये पाए जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला दिया गया कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उसको हम लोग पहले देखते हैं। जो सुमेलित है तो यहाँ पे दिया गया है टिटेना, पहले दिया गया यहाँ पे हैजा, जो कि विब्रियो कोलोरी के कारण होता है, ये बिल्कुल सही है। और यहाँ पे कोष्ठ यानी कुष्ठ रोग, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी सही है। टिटेना जो कि क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी के कारण होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे प्लेग जो कि हीमोफिलस पर्टूसिस इसके कारण नहीं होता है, जबकि ये आपका होता है बैसिलस पेस्टिस के कारण ये प्लेग रोग होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का किताब किसने जीता है? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का किताब यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? यहाँ पे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना यानी जीडीपी का कितना परसेंट रहा है? तो ये हो जाएगा आपका जीडीपी का यहाँ पे 2.97% यानी अप्रॉक्सीमेट 3% यहाँ पे ये रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि विश्व जल दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व जल दिवस 2022 की थीम है यहाँ पे ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी ग्राउंड वाटर का संरक्षण करने
ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। इसी के थीम है यहाँ पे ग्राउंड वाटर मेकिंग द विजिबल इनविजिबल विजिबल। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है। यानी जो नीतीश कुमार के द्वारा जो आत्मनिर्भर बिहार में 7 निश्चय का दूसरा चरण स्टार्ट किया गया है, उसमें कौन सी योजना शामिल नहीं की गई है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे पहले कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसमें युवा शक्ति, बिहार की प्रगति ये शामिल है, सशक्त महिला सक्षम महिला ये भी शामिल है, स्वच्छ शहर विकसित शहर ये भी शामिल है। जबकि इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यही यहाँ पे नहीं है योजना, जबकि यहाँ पे ये तीनों योजना इसमें शामिल है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि 2022 के 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये जर्मनी में किया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। द लवर बॉय ऑफ बहबलपुर पुस्तक किसने लिखी है। तो इसके लेखक हैं यहाँ पे राहुल पंडिता के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो ये उत्तराखंड की एक दिन के मुख्यमंत्री बनी थी। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि अक्षय ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में 5वां स्थान है नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। तो बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय यहाँ पे राजगीर में बनाया जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टाटा IPL 2022 में पर्पल कैप जीता था। तो पर्पल कैप यहाँ पे युजवेंद्र चहल के द्वारा जीता गया और ऑरेंज कप यहाँ पे जोस बटलर के द्वारा जीता गया यहाँ पे ऑरेंज कप। और पर्पल कैप यहाँ पे जीता गया युजवेंद्र चहल के। और इस टाटा IPL 2022 का विजेता यहाँ पे गुजरात टाइटंस बना और इसका उप विजेता राजस्थान रॉयल्स बना। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। राष्ट्रीय आय से संबंधित हिंदू वृद्धि दर की अवधारणा किसने प्रस्तुत किया। तो ये प्रोफेसर राज कृष्णा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है। एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक कौन है। तो एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी के लेखक यहाँ पे MG रनाडे हैं। MG रनाडे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यहाँ पे RC दत्त के द्वारा लिखी गई है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरू किया गया था। और गांधीवादी प्लान यहाँ पे SN अग्रवाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 1938 में गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, उसी में ये राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और इसी में यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को इसका राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो चलिए हम लोग आज फटाफट देख लिए हैं। तो प्लीज़ जो भी नए हैं इस चैनल पर, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट में सुझाव दीजिएगा ताकि हम अच्छा और कर सकें। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।